अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ब्लड मून, जब भी ये लफ्ज़ हमारे सामने आता है तो हमारे जहन में हॉरर मूवीज़ आ जाती हैं। ऐसी फिल्में आ जाती हैं जहां पर चांद ग्रहण के दौरान कुर्बानी देना ज़रूरी है और इंसानों को कुर्बान किया जाता है। लेकिन पिछले ही दिनों ब्लड मून का सामना मुझे भी हुआ। जब मैंने चांद को अपने टेलीस्कोप के जरिए और वैसे भी देखा तो पता चला कि ब्लड मून के दौरान चांद का रंग वाकई सुर्ख हो जाता है। मेरे बच्चे पूछना शुरू हुए कि पापा ऐसा क्यों होता है, चांद ग्रहण तो होता है लेकिन चांद सुर्ख रंग का क्यों होता है? क्या वाकई चांद पर खून की होली खेली जाती है? आइए चलते हैं और देखते हैं कि सूरज ग्रहण के दौरान बाजू का चांद लाल रंग का क्यों हो जाता है। मैं आपको एक बतख का शैडो दिखा रहा हूं। जी जी बिल्कुल साइंटिफिक बात है, आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है आप लोगों ने। और इस साए को आप गौर से देखिए। दीवार पर जो साया पड़ रहा है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जहां पर साया बहुत गहरा है, काले रंग का है, और दूसरा हिस्सा उसकी बाउंड्री है जहां पर यह साया हल्का है। तो बतख के सामने हमने टॉर्च रखी और उसका साया दीवार पर बनाया। यही काम आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं और आपको दीवार पर दो किस्म के साए मिलेंगे। एक वो साया जो हल्का होगा और एक साया जो कि बहुत गहरा होगा। इस पेंसिल की ही मिसाल ले लीजिए। यहां पर आपको गहरा साया नजर आ रहा है। इस साए को साइंटिफिक इस्तिलाह में एक खास लफ्ज से डिनोट किया जाता है और उसे कहा जाता है उम्रा। उम्रा गहरे साए को कहते हैं, जबकि जो दूसरा साया है जो कि हल्का साया है उसे पेनम्ब्रा या पेनुम्ब्रा कहा जाता है। मैंने गूगल में इन दोनों वर्ड्स को देखा तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा ये वर्ड गूगल ने बोले तो मैं उसी को आगे लेकर चलूंगा। तो मेरे पास अब शैडो की दो किस्में हो गई, एक गहरा शैडो अम्ब्रा और एक हल्का शैडो जिसे पेनम्ब्रा कहा जाता है। अब फर्ज कीजिए कि हमारे पास सूरज है और सूरज के सामने ज़मीन है। तो सूरज से जो रोशनी ज़मीन की तरफ आ रही है और उसके पीछे हमने एक दीवार खड़ी कर दी है। फर्ज कीजिए अब ज़मीन का शैडो उस दीवार पर कैसा होगा? एक तो होगा गहरा शैडो जिसे अम्ब्रा कहा जाता है, जो कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, और दूसरा शैडो होगा हल्का शैडो जिसे पेनम्ब्रा कहा जाता है। तो यहां पर भी आपको दो किस्म के सायों के बारे में मैंने बता दिया। ये साए, इनकी शक्लें बदलती रहती हैं अगर आपकी सोर्स मूव कर रही है। अगर ज़मीन मूव कर रही है या आपकी बतख मूव कर रही है तो अब आपके पास अम्ब्रा वाला रीजन और पेनम्ब्रा वाला रीजन ये चेंज होते रहेंगे, कहीं बढ़ जाएगा कहीं कम हो जाएगा। तो सोर्स की मूवमेंट के साथ भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। चलें अब देखते हैं कि चांद ग्रहण होता कैसे है। सूरज और चांद के दरमियान जब ज़मीन आ जाती है तो चांद ग्रहण हो जाता है, यानी कि चांद पर रोशनी सूरज की पहुंच नहीं पाती। आप यहां पर देख रहे हैं कि चांद ज़मीन के गिर्द गोल चक्कर में घूम रहा होता है, और जब वो ज़मीन की पिछली तरफ आ जाता है तो वहां पर एक इलाका ऐसा आता है जब सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच सकती और चांद का कुछ हिस्सा या पूरा चांद हमें मुख्तलिफ रंग का नज़र आता है या नज़र ही नहीं आता। मैं आपको यहां पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं जो कि चांद से ली गई है। फ़र्ज़ कीजिए ये एक जेन्युइन तस्वीर नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए आप चांद पर हैं, चांद और सूरज के बीच में ज़मीन आ गई है। तो अब आपको चांद से कैसे नज़र आएगा? आपको सोलर एक्लिप्स नज़र आएगा। आपको ज़मीन सूरज को कवर करते हुए नज़र आएगी, ज़मीन के बाउंड्रियों से आपको सूरज की किरणें नज़र आएंगी। इसी चीज़ को, इन्हीं शैडोज़ को आगे लेके चलते हैं कि आपको मुख्तलिफ शैडोज़ के रीजन से सूरज कैसे नज़र आएगा। अगर आप अम्ब्रा रीजन में मौजूद हैं तो वहाँ पर आपको तकरीबन सूरज ना होने के बराबर नज़र आएगा, आपको ज़मीन की बाउंड्री का एक होला नज़र आएगा। लेकिन अगर आप पेनम्ब्रा रीजन में मौजूद हैं तो यहाँ पर पूरा परफेक्ट सोलर इक्लिप्स नहीं नज़र आएगा, आपको सूरज का कुछ हिस्सा नज़र आएगा। लेकिन अगर आप और भी पीछे चले जाएं और आप एंटम्ब्रा की तरफ चले जाएं, अब ये नाम ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने खुद बनाए लेकिन ये साइंटिफिक नेम है। तो अगर आप एंटम्ब्रा की तरफ चले जाएं तो वहां पर आपको सूरज की पूरी बाउंड्री नजर आएगी। जब चांद आहिस्ता आहिस्ता पेनम्ब्रा की तरफ जाता है तो वहां पर वो गायब होना शुरू हो जाता है।
अम्ब्रा बीच वाला सर्कल है और जो बाहर वाला सर्कल है वो है पेनम्ब्रा। तो जब चांद आहिस्ता आहिस्ता पेनम्ब्रा के रीजन में दाखिल होता है तो आप देखेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाता है, उसका रंग नहीं बदलता। लेकिन रंग उसका बदलता है जब वो अम्ब्रा के रीजन में चला जाता है, जब डार्क शेडो में चांद चला जाता है उस वक्त उसका रंग बदलता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चांद वापस अम्ब्रा से बाहर निकलता है तो अब उसका कुछ हिस्सा गायब होता है, लेकिन वो सफ़ेद रंग का ही बज़ाहिर जैसे चांद नज़र आता है वैसे ही होता है, और फिर चांद पूरा होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा सीक्वेंस आप देखें, पूरा चांद शुरू हुआ, चांद आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और फिर चांद रेड हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा चांद रेड हो, लेकिन पूरा सीक्वेंस मैंने आपको इस तरीके से दिखाया कि अगर चांद उस पोर्शन को ले, उस रास्ते को ले जो कि डार्क शेडो से होता हुआ गुजरेगा, और फिर चांद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रेड से वाइट होगा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा गायब होगा और फिर वो पूरा चांद होने की तरफ जाएगा। क्यों होता है ऐसा? लाल रंग कहाँ से आता है? इसके लिए आपको रोशनी को पढ़ना पड़ेगा। रोशनी में 7 रंग होते हैं, अगर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखा जाए। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखने वाला रंग है पर्पल और उसके बाद नीला। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, यानी ये छोटी साइज का रंग है। लेकिन सबसे बड़ा रंग कौन सा है? वो फिर हमारे पास मैरून आ जाता है, लाल आ जाता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है। तो अब आपके पास 7 नहरें आ रही हैं, 7 स्ट्रीम्स आ रही हैं रोशनी की, और उनके साइज मुख्तलिफ हैं वेव्स के। अब जैसे ही वो ज़मीन के इन्वायरमेंट में आएगी तो ज़मीन के इन्वायरमेंट में क्या है? वहाँ पर हमारे पास डस्ट भी है, वहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, गैसेस मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, वहाँ पर एरोसोल्स भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ पर वाटर वेपर्स भी हैं। तो अब ये सारी की सारी वेव्स आकर टकराती हैं, और जो छोटी वेव होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिससे ब्लू वेव कहा जाता है, वो स्कैटर होना शुरू हो जाती है। जबकि बड़ी वेव ज़मीन की तरफ चली जाती है। तो लाल, येलो और ऑरेंज कलर ज़मीन की तरफ चले जाते हैं, इसलिए हमें सूरज अमूमन येलोश कलर का ज़मीन पर लगता है, और हमें आसमान नीला इसलिए लगता है कि वहाँ पर पर्पल और नीला कलर स्कैटर कर जाता है। बिल्कुल यही चीज़ मैं आपको मुख्तलिफ तस्वीर में दिखा रहा हूँ। जो छोटी वेवलेंथ के कलर हैं वो स्कैटर कर जाएंगे, और जो बड़ी वेवलेंथ के कलर हैं वो ज़मीन तक चले जाएंगे। इस स्कैटरिंग को एक ख़ास कर्व से मॉडल भी किया गया है, जिसे रेले स्कैटरिंग कहा जाता है, जो हम अपने यूनिवर्सिटी के दौर में पढ़ते थे। तो आप देखें कि स्कैटरिंग ज़्यादा कहाँ पर है, एम्पलीट्यूड कहाँ पर ज़्यादा है? जहाँ पर पर्पल कलर है, फिर नीला कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर ऑरेंज कलर। स्कैटरिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। यहाँ पर जैसे जैसे वेवलेंथ बड़ी होगी स्कैटरिंग कम होती जाएगी। तो बड़ी वेव्स को कम स्कैटरिंग मिलती है और छोटी वेव्स को ज़्यादा स्कैटरिंग मिलती है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप ज़मीन के पिछली साइड पे खड़े हैं और सूरज से जो रोशनी आ रही है वो ज़मीन पर पड़ रही है। आपको क्या चीज़ नज़र आएगी? ये बहुत अहम एक पिक्चर है। आप देखें कि जो रोशनी ज़मीन की एटमॉस्फेयर से होके आ रही है वो स्कैटर हो रही है, जो बाहर से आ रही है वो तो स्कैटर नहीं होगी, लेकिन जो ज़मीन की एटमॉस्फेयर से होती हुई ज़मीन की पिछली तरफ आ रही है वो स्कैटर हो रही है। अब यहाँ पर सबसे दूर कौन सी जा रही है? ज़मीन से दूर कौन सी रंग जा रहे हैं? नीला और पर्पल जा रहा है। और ज़मीन की पिछली साइड पर कौन से रंग जा रहे हैं? लाल रंग जा रहा है, ऑरेंज कलर जा रहा है। यानी नीला ज़्यादा स्कैटर हो रहा है, वो ज़मीन से दूर जा रहा है, और लाल रंग कम स्कैटर हो रहा है, इसलिए वो ज़मीन के पिछली तरफ आ रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो अब अगर चांद आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के पिछली तरफ आएगा तो जैसे ही वो पेनम्ब्रा में होगा वहाँ पर उसे मुख्तलिफ रंग मिलेंगे, लेकिन ज़मीन की जो स्कैटरिंग है वो इस तरीके से है कि वो लाल रंग को उस तरफ रिफ्लेक्ट करती है, स्कैटर करती है जिस तरफ अम्ब्रा रीजन है। अम्ब्रा रीजन में सूरज की रोशनी जो है ज़मीन के एनवायरनमेंट से होकर आ रही है, वो लाल रंग की रोशनी वहाँ पे पहुँचेगी। तो चांद जैसे ही अम्ब्रा रीजन के अंदर आना शुरू होता है तो वहाँ पर क्योंकि लाल रंग ज़्यादा आ रहा है तो वो हमें लाल रंग का नज़र आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो उससे दूर जाएगा तो अब हमारे पास सारे कलर ब्लू और येलो कलर आ रहे, तो वो वाइटिश कलर का हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर अम्ब्रा रीजन में चांद नहीं जाएगा तो वो रेड कलर का नज़र नहीं आएगा। ये भी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें रोशनी की स्कैटरिंग की वजह से होती है। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप उसमें भी देखें कि अम्ब्रा रीजन में जब चांद अंदर की तरफ जाएगा तो वहाँ पर रेड कलर क्योंकि स्कैटर होकर पहुँच रहा है, तो पहले आपको हल्का हल्का येलोश कलर नज़र आएगा और फिर वो येलो कलर
गहरा होता जाएगा और वो ऑरेंज और रेड कलर में आएगा। फिर चांद जैसे उससे निकलेगा तो फिर आपके पास ऑरेंज कलर और फिर येलो कलर और फिर चांद दोबारा वाइट होने चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर अब 3 किस्म के मैंने आपको लूनर एक्लिप्स दिखाएं। पहला है पार्शियल लूनर एक्लिप्स, जब चांद जो है वो ज़मीन के पीछे आ गया है, लेकिन ना वो पेनम्बरा में है ना वो एम्बरा में है, वो सिंपल ज़मीन के पीछे आ गया है और उसकी वजह से हमें वहाँ तक रोशनी मिल नहीं रही और चांद का कुछ हिस्सा गायब हो गया। लेकिन उसके बाद पार्शियल लूनर एक्लिप्स के बाद अगले एक्लिप्स की तरफ जाते हैं जो कि पेनम्ब्रल एक्लिप्स है, और इसमें चांद का कुछ हिस्सा आपको डिम होता हुआ, इसकी साइड्स डिम होती हुई नजर आएंगी। यानी चांद पूरा गायब होता हुआ नजर नहीं आएगा, आधा चांद गायब हो गया ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। इसकी साइड्स जो हैं वो डिम होती हुई नजर आएंगी, शेडोज डिम होते हुए नजर आएंगे और इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर हमारे पास अम्ब्रल एक्लिप्स होता है जिसमें वो रेड कलर का हो जाता है और हम बड़े गौर से उसको देखते हैं, और पिछले दिनों मैंने उसे नोट किया है। तो अगला जब रेड मून आएगा वो अगले साल आएगा, आप नोट कीजिएगा, आप उस पूरे सीक्वेंस को देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चांद पहले छोटा होगा, उसकी फिर बाउंड्रीज कम होना शुरू होंगी, फिर वो रेड होगा और इस तरीके से वो आगे की तरफ चले जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि चांद लाल क्यों होता है और क्यों इस पर कुर्बानी की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। ये सारी के सारे तोहमात हैं और ये सारी की सारी बिदअतें हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।